हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 2 का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। शिफ्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज दो शिफ्ट में पेपर हुआ था 18 और 20 तारीख को, ठीक है। और उसमें कैटेगरी वाइज स्प्लिट करें तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन 5 कैटेगरी का डिस्कस किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी एस्पिरेंट्स की कट ऑफ बता पाना इम्पॉसिबल है। जो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं सीजीएल टीयर 2 एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो आप पूरी वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे पूरी वीडियो तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। डायरेक्ट कट ऑफ वाला स्कोर देखेंगे और फिर कहेंगे बाद में सर ये तो मैच नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ये तो अलग ही चला गया, तो मत देखिए, ठीक है। सर्वे फॉर्म मैंने शेयर किया था, लगभग 22,000 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा 22,000 व्यू 3 से मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर हो जाएंगे। तो भाई आप डेटा देते नहीं हो, ठीक है। उसके बाद वीडियो देखते हो, ठीक है। उसके बाद जज करते हो कि एनालिसिस सही करा या नहीं करा। फैक्टर्स जो मैं बताता हूँ कि इन चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ता है कट ऑफ पे, वो आप सुनना नहीं चाहोगे। आप सिर्फ एक नंबर देखोगे कि हाँ ये बता दिया। तो इस तरीके से तो आपको कभी भी संतुष्टि मिलेगी नहीं, राइट। तो बी सिंसियर, या तो आप डेटा दो अच्छे तरीके से और पूरी वीडियो को ध्यान से देखो, वरना आप फिर देखो ही मत वीडियो, तो डेट विल बी बेटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी को संतुष्ट करने नहीं आया हूँ ऑब्वियसली। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो मुझे लग रहा है सेफ स्कोर, वो मैं डिस्कस करूँगा। रैंक मित्रा का डेटा भी यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, सो डैट यू कैन गेट एन आइडिया कि रियलिस्टिकली कितने लोग कितना कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बेसिस पे भी हम देखेंगे क्या सेफ स्कोर हो सकता है। देखो, जो कट ऑफ होगी ना वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। एक तो फाइनल वैकेंसीज कितनी होंगी, अभी हमारे पास 18,000 समथिंग है, बाद में जाके घट भी जाती है बढ़ भी जाती है, तो कट ऑफ में इम्पैक्ट पड़ता है। लोग कौन सी पोस्ट को ऑप्ट करना चाहते हैं, कितने लोग जॉब में हैं, कौन सी जॉब में है, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चंस कितने डाले गए हैं पेपर के अंदर, 18 वाले में कितने एसएससी कंसिडर करेगा, 20 वाले में कितने कंसिडर करेगा, उसमें क्वेश्चंस में आंसर चेंज होगा या फिर सभी को आंसर दे दिए जाएंगे, सभी को मार्क्स दे दिए जाएंगे। देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स। और 3 क्वेश्चंस के भी अगर आंसर चेंज होते हैं तो एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिस पे इम्पैक्ट 0 पड़े, ठीक है। और एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसके 12 मार्क्स तक बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो एसएससी ने तीनों क्वेश्चन पे हमारे पास मार्क्स टू ऑल कर दिया, ठीक है। और एक बच्चे ने जो पहले आंसर मार्क कर रखा था आंसर की में एक्चुअली में वही आ रहा था, तो उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। और एक दूसरा एस्पिरेंट जो छोड़ के आया तीनों क्वेश्चन, उसके 9 नंबर बढ़ेंगे। और एक तीसरा एस्पिरेंट जिसने आंसर मार्क करा लेकिन गलत आंसर मार्क कर दिया और एसएससी ने मार्क फॉर ऑल कर दिया, तो उसके 12 नंबर बढ़ेंगे। तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा फाइनल आंसर के आते आते, राइट। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, तो यह चीज़ आपको समझते हुए ही चलना है। तो इसलिए इस पर बेस्ड कोई भी डिसीजन नहीं लेना। नॉर्मलाइजेशन होगा, अब नॉर्मलाइजेशन भी फाइनल आंसर की में जो मार्क्स बनेंगे उसके बेसिस पे होगा। अभी तो जो इनिशियल आंसर किया है उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा लगभग कितने घट बढ़ सकते हैं आपकी शिफ्ट में, बट इट विल ऑल्सो चेंज। और उसके बाद टाइपिंग में कितने लोग क्वालिफाई करते हैं कितने नहीं, उस पर भी डिपेंड करेगा। कंप्यूटर में कितने लोग क्वालिफाई करते हैं नहीं करते उसका भी आइडिया। वैसे कंप्यूटर वाला तो मैं यहाँ पे निकाल ही लेंगे वो तो, क्योंकि डेटा से पता चल जाता है। और उसके बाद टाइपिंग में भी ज़्यादातर लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। वो पैटर्न चेंज नहीं है, कुछ ही लोग हैं जो टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई होंगे, तो इट वॉन्ट बी अ बिग नंबर। चले आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम का पैटर्न है टीयर 2 का, आपको पता है ये सारी चीज़ें, तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर की कट ऑफ फिक्स रहती है, इसलिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। हमारे पास 3 तरह की कट ऑफ होती है, सीपीटी पोस्ट, डीएसटी पोस्ट और अदर पोस्ट। ये सारी की सारी पोस्ट है। इसके अंदर सीपीटी पोस्ट ये होती हैं, डीएसटी पोस्ट ये होती है। कंप्यूटर की जो कट ऑफ आती है सीपीटी पोस्ट्स के लिए जो कट ऑफ होती है वो ये रहती है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। इसमें बदलाव नहीं आएगा। 2022 में भी सेम थी, 2023 में भी सेम थी और 24 में भी सेम ही होगी। जो डीएसटी या फिर ऑल अदर पोस्ट है उनके लिए कंप्यूटर की कट ऑफ ये रहती है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ये सीएचएसएल की कट ऑफ थी, अब क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो कंप्यूटर का अलग से नॉर्मलाइजेशन होगा, सेक्शन 1 का अलग से नॉर्मलाइजेशन होगा और सेक्शन 2 का आपका अलग से नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। सेशन कह लो या सेक्शन कह लो। 18 जनवरी की शिफ्ट में कितने लोग क्वेश्चंस पर रिप्रेजेंटेशन लगाई बच्चों ने, ये लगभग 14 क्वेश्चंस पर रिप्रेजेंटेशन लगाई है। बाकी कौन कौन से रॉन्ग हो सकते थे वो मैंने डिस्कस किए थे, बाकी उसके अलावा भी हो सकते हैं, तो देखते हैं फाइनली क्या होता है। 20 जनवरी को जो पेपर हुआ उसके अंदर इन 9 क्वेश्चंस पर रिप्रेजेंटेशन लगाई गई जो तो मुझे पता चला। और उसके अलावा 19 जनवरी को जो जेएसओ का पेपर था, ये 7 क्वेश्चंस पे एस्पिरेंट्स ने रिप्रेजेंटेशन लगाई। वी डोंट नो इसमें आगे जाके क्या होगा, ठीक है। मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज आप लोगों के लिए शेयर किया था, वो आप देख लेना। एसएससी को फाइनल आंसर की और नॉर्मलाइज्ड स्कोर एसएससी अगर पोस्ट प्रेफरेंस से पहला दे देता है तो आप लोगों को काफ़ी आसानी रहेगी पोस्ट प्रेफरेंस भरने में। आपको प्रेजेंट लेवल पता होगा एक्चुअली में, अभी तो कुछ पता ही नहीं है, आपको आइडिया नहीं है फाइनल
अभी रो स्कोर बन रहा है, फाइनल आंसर की आने के बाद क्या स्कोर बनेगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या स्कोर बनेगा, इट कैन वेरी अ लॉट। ठीक है, तो आपको अभी हो सकता है लग रहा हो कोई पोस्ट ना मिले, हो सकता है तब जाके आपके चांसेस बन जाए एक पोस्ट पाने के, और वो पोस्ट भी हो सकता है ऐसी हो कि आपको होम लोकेशन पे मिल जाए। ठीक है, तो थिंग्स कैन वेरी अ लॉट। अगर एसएससी पहले यहाँ पे दे देता है ये चीज़ें तो बेटर हो सकता है। मैं तो हर बार ये चीज़ बोलते हुए आ रहा हूँ, टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए मैसेज भी शेयर किया था। रिक्वेस्ट उन एस्पिरेंट से रहेगी भाई, अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो तो पोस्ट प्रेफरेंस जब आप भरेंगे, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट श्योर कि आपको बेस्ट लोकेशन मिल जाएगी उसी जॉब में या फिर कोई बेटर पोस्ट मिलेगी, आप पोस्ट प्रेफरेंस ना भरें। ठीक है, तो इसकी पोस्ट प्रेफरेंस, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बाकी लोगों पे। वही पोस्ट भरें जिस पर आप एक्चुअली में काम करना चाहते हैं। जो आज के टाइम में सिलेक्शन हो गया पूरा लक बेस्ड बन चुका है। ठीक है, अगर हम देखें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग का लेवल काफ़ी ज़्यादा इजी था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं मैथ्स का लेवल, बाकी इंग्लिश और रीजनिंग का इजी कह सकते हैं। जीके का लेवल की बात करेंगे, ये तो मॉडरेट प्लस कह सकते हैं, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी रही। ठीक है, तो ऐसे में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिसका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर है, लेकिन जीके में कुछ स्कोर कम रह गया तो उन सिलेक्शन के चांसेस ही खत्म हो गए। ठीक है, एसएससी को पेपर का लेवल इंप्रूव करना ही पड़ेगा, वरना इस तरीके से चीज़ें चलती रही तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, जो बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है और जो बच्चा कम मेहनत कर रहा है उनमें ज़्यादा फर्क अब नहीं रह जाता इस तरह के पेपर के अंदर। टीयर 1 में भी हमने देखा कि कितनी हाई कट ऑफ गई है आपकी, और टीयर 2 में भी सिमिलरली आपको हाई कट ऑफ ही देखने को मिलेगी, एज लॉन्ग एज एसएससी कुछ सही स्टेप्स नहीं लेता, पेपर का लेवल नहीं सुधारता, रॉन्ग क्वेश्चन देना बंद नहीं करता, और टीयर 2 एक ही शिफ्ट में नहीं कराता। ठीक है, कभी भी कट ऑफ जो होनी चाहिए वो 70% से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, और मतलब जो बेस्ट टैलेंट एसएससी को चाहिए वो इस तरीके से नहीं मिल पाता जब पेपर का लेवल ईजी आता, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और एस्पिरेंट्स को भी बड़ी दिक्कतें होती हैं। सर्वे पे आते हैं, टोटल 22,000 कुछ लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से कितने, किस शिफ्ट में कितने थे वो आपको यहाँ पे डेटा दिख जाएगा। मैंने ये भी पूछा था कि आप एलिजिबल हैं 2400-2800 ग्रेड पे पोस्ट के लिए, मतलब क्योंकि इसमें एज जो होती है रिजर्व कैटेगरी के लिए वो 27 साल होती है, तो बहुत सारे बच्चे 27 से 30 के बीच में होंगे, तो वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहते। तो लगभग 13% ऐसे कैंडिडेट्स निकले जो एलिजिबल नहीं है, मतलब 27 से 30 की रेंज में रहे होंगे। कितने लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, ये भी पूछा था मैंने फॉर्म में, तो डेटा में तो आया 18%, लेकिन जो हाई स्कोरर्स हैं, ठीक है, मतलब जिनकी जो अभी हम कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे तो जिनके उससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर देखा जाए तो ये संख्या हमारी 27% तक जा रही है। मतलब 27% लोग जो अभी सिलेक्शन लेने वाले हैं ये ऑलरेडी किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट जो लोअर वाली कट ऑफ्स हैं, मतलब जैसे पीएस से हो गया, इन पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जो ऑलरेडी जॉब में हैं वो हो सकता है इन पोस्ट को प्रेफर ना करें। बहुत सारे तो लोग ऑलरेडी जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर 4600 गेटवे की पोस्ट में होंगे, तो चूज कर रहे होंगे या तो होम लोकेशन मिल जाए या कोई और बेटर पोस्ट मिल जाए, तो वो सारे लोग हट जाएंगे आगे जाके। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो कट ऑफ रहेगी हमारी लिस्ट वाली वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब मैं अपने डेटा की बात करता हूँ। जो सर्वे में पार्टिसिपेशन था 18 जनवरी से इतने लोगों का था, 20 जनवरी से इतने लोगों का। इनका मैथ में 18 जनवरी में एवरेज स्कोर 70.81 है और 20 जनवरी को 74.59, लगभग यहाँ पे 4 नंबर का फ़र्क आ गया। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी 20 जनवरी को लोगों ने थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया, 1.5 नंबर एक्स्ट्रा। तो सेक्शन 1 में एवरेज स्कोर 18 जनवरी का और 20 जनवरी का आप ये देख सकते हैं। इंक्रीज इन सेक्शन 1 मार्क्स ये हो गया 5.33 और यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गया हमारे पास 0। मतलब मोर और लेस आप ये मान के चलिए कि 18 जनवरी को आपका पेपर हुआ तो सेक्शन 1 में आपके 5 नंबर के आसपास इंक्रीज हो सकते हैं। ये अभी जब रॉन्ग क्वेश्चंस में कोई चेंजेस हमने नहीं किए तब की बात है। रॉन्ग क्वेश्चंस अगर एसएससी इंक्लूड करता है तो उसमें कुछ क्वेश्चंस की वजह से एस्पिरेंट्स के मार्क्स बढ़ेंगे, तो देयर कैन बी वेरिएशन। लेकिन हाँ, वो रॉन्ग क्वेश्चन 20 वाली शिफ्ट में भी हैं, तो देखते हैं कैसे होते हैं चीज़ें। ये अभी के हिसाब से जो प्रेजेंट में रो स्कोर है। ऐसे ही इंग्लिश में बात करेंगे तो जो 18 जनवरी को लोगों ने ज़्यादा परफॉर्म किया, एवरेज स्कोर 123.25 है, जबकि 20 जनवरी में एवरेज स्कोर गिर गया। जीके में एवरेज स्कोर 18 जनवरी को 25.49 है, 20 जनवरी को थोड़ा सा बढ़ गया। तो अगर मैं देखूं सेक्शन 2 का जो एवरेज स्कोर होगा 18 जनवरी और 20 जनवरी का हमारे सर्वे में वो 148.74, यहाँ पे 147.09। तो इस हिसाब से सेक्शन 2 में देखा जाए तो लगभग 1.5 नंबर के आसपास 20 जनवरी वाले एस्पिरेंट्स का बढ़ना चाहिए। तो आप जो मोटा मोटा चेंज देखेंगे लगभग 3.5 से 4 नंबर का चेंज आने वाला है 18 जनवरी और 20 जनवरी में। ठीक है, 18 जनवरी वाले बच्चों के 3.5 से 4 नंबर
ज़्यादा बढ़ेंगे एज कम्पेयर टू 20 जनवरी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके। कंप्यूटर के लेवल में काफ़ी डिफरेंस है, तो 18 जनवरी वालों को अच्छा फायदा मिलने वाला है क्योंकि कट ऑफ तो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 5 नंबर, 18 जनवरी वालों का एवरेज है 28.86, 20 जनवरी वालों का है 33.87। तो जो 18 जनवरी को पेपर देके आए हैं भाई उनके 5 नंबर लगभग बढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि कंप्यूटर का जो कट ऑफ जाती है वो हमारी कुछ ऐसी रहती है ना। तो अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से सपोज करो एक बच्चा है 18 जनवरी को 14 नंबर ही लेके आया है और क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे 18 हैं, तो हो सकता है वो क्वालिफाई कर जाए, उसे कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए। ठीक है, ये नॉर्मल पोस्ट के लिए है, डीएसटी पोस्ट के लिए है, और सीपीटी पोस्ट के लिए भी मान लो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से यहाँ पे कट ऑफ 27 है, तो हो सकता है 22 मार्क्स लाने वाला बच्चा क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, तो कंप्यूटर वाले में फ़ायदा हो जाता है, अगर एक शिफ्ट का भी पेपर ईजी आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट मिल जाता है। आरबी के सर्वे में डेटा में कितने कितने लोगों ने रो स्कोर के बेसिस पर 18 जनवरी में स्कोर किया आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल यूआर ओबीसी ईडब्ल्यू इस तरीके से देख सकते हैं। मान लो 320 से मैं देखता हूँ तो यहाँ पे टोटल 1572 बच्चे हैं। ठीक है, यूआर के 700, फिर ओबीसी के यहाँ पे 547, कुछ इस तरीके से डेटा चल रहा है। ठीक है, 20 जनवरी का भी सिमिलर डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा रैंक मित्र के डेटा की बात करें, क्योंकि उनका डेटा काफ़ी ज़्यादा था, यहाँ पे लगभग 1 लाख एस्पिरेंट्स ने वहाँ पे, क्योंकि सबको कैटेगरी वाइज बाकी सारी चीज़ें भी दिख जाती हैं तो लोग वहाँ पे चेक करते ही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, ये सारी की सारी वेरीफाइड एंट्रीज होंगी लगभग। तो आप देखेंगे यहाँ पे 8 और 18 और 20 का कंबाइंड डेटा अगर आप रो स्कोर के बेसिस पे देखेंगे तो इतना रहा है। मतलब यहाँ पे 320 का अगर मैं नंबर लूँ तो 320 से ज़्यादा स्कोर करने वाले टोटल रो स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे 7386 है। यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी इन कैटेगरीज का आप देख सकते हैं कितने कितने कैंडिडेट्स हैं। बाकी अगर आपने रैंक मित्रा पे अभी ट्राई नहीं किया है तो सभी लोग अपना एक बार आंसर की यूआरएल वहाँ पे डाल के एक बार अपने स्कोर वहाँ पे चेक कर लेना। ठीक है, तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि आपकी रैंक क्या चल रही है। उसके अलावा नॉर्मलाइज स्कोर की बात करें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मैंने बताया मार्क्स बढ़ेंगे। 20 तारीख वालों के भी एक सेक्शन में बढ़ रहे हैं, 18 तारीख वालों के भी एक पर्टिकुलर सेक्शन में बढ़ रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि आप जितना ज़्यादा स्कोर करें आपके मार्क्स उतने ज़्यादा इंक्रीज भी होते हैं, जनरल ट्रेंड ये रहता है। तो ओवरऑल मार्क्स इंक्रीज भी होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में जब हम बात करेंगे तो जहाँ 320 पे यहाँ पे 7386 कैंडिडेट है, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये हमारे पास 320 पे हो जाते हैं 9274 कैंडिडेट्स, इतने लोगों में। ठीक है, उसके अलावा अगर आप कंप्यूटर का देखेंगे, वो लोग जो कंप्यूटर में फेल कर रहे हैं इन सीपीटी पोस्ट, तो सीपीटी पोस्ट की कट ऑफ यहाँ पे लिखी है, कितने कितने लोग फेल कर रहे हैं इनमें से, वो डेटा यहाँ पे निकाला गया है, आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे आपको एक रफ एस्टिमेशन मिल जाएगा फॉर सीपीटी पोस्ट। अगर मैं नॉर्मल उन पोस्ट की बात करता हूँ जिसमें सीपीटी मैंडेटरी नहीं है, डीएसटी हो गया है, ऑल अदर पोस्ट, उसमें इतने लोग फेल करेंगे कंप्यूटर में 1 लाख लोगों में लगभग। अगर कंप्यूटर की फेल्ड एंट्रीज हटा दूँ मैं, जो नॉर्मल पोस्ट है डीएसटी पोस्ट है उनकी, तो डेटा कुछ इस तरीके से चलता है। और फाइनली अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे और एक्सपेक्टेड रैंक्स की बात करता हूँ कि हमारी अभी तक जो एक्सपेक्टेड रैंक होंगी वो क्या हो सकती हैं, इससे पहले एक बार कट ऑफ देख लीजिए। कट ऑफ का डेटा यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। जैसे 2023 की वैकेंसीज थी तो हमने 2023 में सारी वैकेंसीज को स्प्लिट किया कि टोटल जीएसओ की क्योंकि अलग कट ऑफ निकलेगी, एसआई ग्रेड 2 की अलग निकलेगी, तो वो कैंडिडेट्स अलग करें। बाकी सारे ग्रेड पे वाइज क्या क्या वैकेंसीज हैं हमारे पास। ठीक है, टोटल वैकेंसीज निकाली, फिर 4200-4600 की विदाउट जीएसओ एसआई कितनी वैकेंसीज हैं, जीएसओ एसआई की मिला के टोटल कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर ये देखा गया कि 2023 में सिलेक्शन किस तरीके से हो रहा था, कितने लोग हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी पे क्वालिफाई कर रहे थे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाली जो वैकेंसीज होती हैं, ये लोग भी जो यूआर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन्हीं में से ही ये वैकेंसीज इंक्लूड होती हैं, तो वो कितने कितने हैं। तो इस चीज़ से हमने ये डेटा निकाला थोड़ा सा कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी की हमारे पास पिछली बार 3604 वैकेंसीज थी, तो वो एस्पिरेंट जो कोर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और उनका किसी भी तरीके का कोटा नहीं है, तो इसकी लगभग 58% बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी से सिलेक्शन ले पाए थे। मतलब 2100 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था अगर 3604 वैकेंसीज थी। ऐसे एससी कैटेगरी से 1189 थे तो 1186 का हुआ था, एसटी का फिर इतना, ऐसे ही ओबीसी का 1750 वैकेंसी थी, लेकिन टोटल सिलेक्टेड 2358 थे। और इस तरीके से ईडब्ल्यूएस का आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने 2024 के वैकेंसी चार्ट में भी लगाई और उस हिसाब से कुछ आइडिया निकाला कि कितनी हमारे पास 4600 ग्रेड पे क्वालिफाई करेंगे, कितने हमारे 2400 ग्रेड पे क्वालिफाई करेंगे।
और उसके अंदर लास्ट सिलेक्शन के बारे में भी देखा कि लास्ट सिलेक्शन कितनी रैंक पे हो रहा था अनरिजर्व कैटेगरी से। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने कट ऑफ निकाली, ठीक है, और उसके हिसाब से ही एक्सपेक्टेड रैंक पहले निकाली गई थी एक्चुअली, उसके बाद कट ऑफ निकाली गई थी, और उसके बाद थोड़े थोड़े चेंजेस करके फाइनल जो डेटा दिखा रहा हूँ मैं आपको, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया लगेगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो रो स्कोर के बेसिस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी अभी के हिसाब से जो मार्क्स आपके आए हैं, अगर आप 18 जनवरी को पेपर देके आए हैं तो 2400 ग्रेड पे के लिए कट ऑफ 312 रह सकती है अनरिजर्व से, एससी से 291, एसटी से 279, ओबीसी से 309 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से लगभग 308 मार्क्स के आसपास रह सकती है, ठीक है। 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग इतनी यूआर से 323 इस तरीके से चलेगी। जब 2400 ग्रेड पे की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट की, क्योंकि उसी की मिनिमम जाएगी कट ऑफ, और या फिर आपकी सीबीआईसी में भी मिनिमम जा सकती है, ठीक है। चांसेस तो पोस्टल असिस्टेंट, sorting असिस्टेंट के ही हैं मिनिमम जाने के। और बाकी जब मैं 4200-4600 ग्रेड पे की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट होती है इन सीबीआईसी डिपार्टमेंट, या तो वो या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है। ऑल्दो जीएसटी इंस्पेक्टर आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से 5 साल काम करने के बाद जब प्रमोशन होगा तब बनते हैं, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में हमें शायद लोकेशन मिल जाए इसलिए वो डाल देते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन आप सभी लोगों को ये रहेगा कि आप जीएसटी इंस्पेक्टर को ऊपर ही रखना एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से, ठीक है, क्योंकि पिछली बार 2023 में दोनों की कट ऑफ 310 नंबर गई थी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भी और जीएसटी इंस्पेक्टर की भी। और अब ऐसे में जिसको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मिल गया, लोकेशन तो उसे भी बहुत अच्छी नहीं मिली, उसे भी दूर की लोकेशन मिली, और जीएसटी इंस्पेक्टर वाले को भी दूर की लोकेशन मिली, बट वो उससे एक पोस्ट सीनियर भी हो गया और 5 साल सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी और 5 साल लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जिन लोगों का टाइपिंग है 18 तारीख को एग्जाम दिया था, भाई अगर आपके जो मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ इससे 20 नंबर भी कम है तब भी आप टाइपिंग देने जरूर जाना, बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। रॉन्ग क्वेश्चंस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। 20 से 30 नंबर कम हो जब भी जाना, और अगर आपके ज़्यादा कम भी और आसपास सेंटर पड़ गया तो भी दे आओ टाइपिंग, ठीक है, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका ठीक ठाक। 20 जनवरी वालों एस्पिरेंट जिनका पेपर हुआ है उसमें जो 200 या 460 100 ग्रेड पे की जो मिनिमम कट ऑफ होगी वो यहाँ पे यूआर की 327, एससी की इतनी, एसटी की इतनी, ओबीसी की इतनी, ईडब्ल्यूएस की इतनी होगी। 2400 ग्रेड पे की जो कट ऑफ होगी वो लगभग इतनी रह सकती है इस पर्टिकुलर डे पे, ठीक है। लगभग 4 नंबर का मैंने वेरिएशन रखा है इनके अंदर नॉर्मलाइजेशन की वजह से अभी के हिसाब से, लेकिन आफ्टर रिवाइज्ड आंसर की हो सकता है ये चेंज ना देखने को हमें मिले, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चंस 18 जनवरी वाली शिफ्ट में होंगे एज कम्पेयर टू 20, ठीक। तो थिंग्स विल वेरी। और अगर मैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे बात करूं, जो अभी नॉर्मलाइजेशन की हम बात भी कर रहे थे कि लगभग इतने बढ़ेंगे, तो आप मान के चलिए जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग ऐसे ही कुछ रह सकती है नॉर्मलाइजेशन के बाद, अगर अभी के हिसाब से लें। अभी इस पे ज़्यादा ध्यान आप लोग मत दीजिए, मेन शिफ्ट वाइज देखिए कि क्या क्या सेफ स्कोर है, तो एक बेटर आइडिया आपको लगेगा। कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नो डाउट हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, और 2025 में इससे इतना कंपटीशन या इससे ज़्यादा कंपटीशन भी आपको देखने को मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन वैकेंसीज एंड अदर फैक्टर्स। तो अपनी प्रिपरेशन आप जारी रखिए, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपको लगता है कि आपको सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाएगा या आपको जो आपको पोस्ट चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, बहुत सेंटर्स पे मेरे पास एस्पिरेंट्स की क्वेरी आ रही है कि मिसमैनेजमेंट हुआ है, 18 तारीख को भी हुआ है, 20 तारीख को भी हुआ है। नागपुर के एक सेंटर में काफ़ी लोगों ने बताया कि बहुत सारी दिक्कत भी, उन्होंने कंप्लेंट वगैरह भी फाइल करी इस चीज़ को लेके, ठीक है, और एसएससी ने अभी तक कोई भी राहत उन्हें नहीं दी है। तो सभी एस्पिरेंट्स जिनके साथ भी ऐसा इशू हुआ है, ठीक है, आपको अगर सेंटर पे मिसमैनेजमेंट वाला इशू लगा है तो आप जब भी इस तरह की चीज़ें हों तो उसकी एक कंप्लेंट कराया कीजिए, और साथ के साथ एसएससी को फॉरवर्ड कीजिए कि ये दिक्कत आई है। जो सेंटर पे लोग होते हैं उनसे भी कहिए कि एसएससी तक वो बात पहुंचाएं कि एग्ज़ाम सही से कंडक्ट नहीं हो पाया या कोई और इशू आया है, ठीक है। तो एसएससी तक आप ये मेल पहुंचाएंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे, तभी कुछ हो सकता है। और एसएससी भी जनरली जब तक मास लेवल पे चीज़ें उन तक ना पहुँचे तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एसएससी एटलीस्ट ये तो देख सकता है ना कि जिन सेंटर पे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो नागपुर का सेंटर हो, चाहे मुजफ्फरनगर का सेंटर हो, या कहीं भी हो, ठीक है, उन सेंटर की रेटिंग से आके आप देखिए गूगल पे तो आपको पता चल जाएगा। लोग कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर सेंटर है उसमें 4 बार मतलब लोगों ने इतनी बुरी रेटिंग दे रखी है उस पर्टिकुलर सेंटर की, क्योंकि हर बार ही उस सेंटर में मिसमैनेजमेंट होता होगा, फिर भी एसएससी फिर से उन्हीं सेंटर्स पे पेपर दे देती है। तो ऐसी इस तरह के सेंटर्स को रिजेक्ट करना चाहिए,
ठीक है। और अगर एस्पिरेंट्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उनका एसएससी को कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए कि ऐसे में क्या करना है, ठीक है। बाकी सभी लोग जिनके साथ भी प्रॉब्लम हुई है इस तरीके की, वो एटलीस्ट एसएससी को मेल करें इस चीज़ से रिलेटेड। एसएससी की मेल एड्रेस आप सभी लोगों के पास है, टेलीग्राम पे भी डाली हुई है, ठीक है। अपना इशूज उन तक रखें, तभी शायद वो कुछ करें। बाकी जो 18 तारीख का पेपर है, अभी इसके एडमिट कार्ड वगैरह आ रहे हैं, तो एडमिट कार्ड स्टेटस आउट हो गया मैक्सिमम रीजन्स का मेरे हिसाब से। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पे जाके आपको देखनी है। तो इन्होंने फिर से क्या कर दिया, सेशन 1 और सेशन 2 दोनों ही लिख दिए, ठीक है। जबकि सेशन 1 आपका नहीं होना है, ठीक है, ये नहीं होगा, सिर्फ टाइपिंग ही होना है 18 वाले एस्पिरेंट्स का। तो एसएससी को सॉफ्टवेयर में थोड़ा अपडेट करना चाहिए था, बट कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिए, सिर्फ सेशन 2 के लिए यहाँ पे मेंशन है चीज़ें। एक इंपॉर्टेंट इशू मुझे आप लोगों से और डिस्कस करना है भाई, कलर ब्लाइंडनेस वाली इशू मैंने आपको बताई थी, इस पर अभी तक कुछ एसएससी ने नहीं किया है, ना ही रिवाइज वैकेंसी रिलीज करी है, ना ही कुछ। तो इसके लिए हम जल्दी एक ईमेल कैंपेन स्टार्ट करेंगे जिसमें एसएससी को इन इशूज़ के बारे में बताएंगे। क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस आप देखोगे कि सेम पर्टिकुलर पोस्ट पे 2024 में कलर ब्लाइंडनेस की गाइडलाइंस कुछ और हैं, 2023 में कुछ और हैं, ठीक है। 2022 में 2023 जैसी होंगी, लेकिन 2024 में एसएससी ने अलग कर दी है, ठीक है। ऐसे केसेस में फिर एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है एसएससी के थ्रू, क्योंकि एसएससी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल नहीं करा रहा है। जब डिपार्टमेंट वाले मेडिकल कराते हैं उस पर्टिकुलर केस में एसएससी ने कह दिया यहाँ पे कलर ब्लाइंड अलाउड है, और वो डिपार्टमेंट वाले कहीं के अलाउड नहीं है, तो फिर एस्पिरेंट फंस जाता है, वो कोर्ट के चक्कर काटता रहता है। डिपार्टमेंट वाले कहेंगे एसएससी से आप एसएससी से बात करो, एसएससी वाले कहेंगे अपने यूजर डिपार्टमेंट से बात करो, तो एस्पिरेंट्स ही फंसते हैं इस तरह के केसेस में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। तो एसएससी को यहाँ पे जल्द से जल्द इस चीज़ को सुधारना चाहिए कि अगर उनके एंड पे कोई यहाँ पे गलती हुई है वैकेंसीज में कि कौन से कैंडिडेट सुटेबल है कौन से नहीं, तो एसएससी को इसके ऊपर अपडेट देना चाहिए, वरना एक क्लैरिफिकेशन एटलीस्ट एसएससी को देना चाहिए कि पिछले साल में ये चीज़ें थी, इस बार ये चीज़ें हुई हैं, तो ये चेंजेस के लिए आप अलग से अपडेट बता दो कि भाई ये बदलाव हुए हैं एक्चुअली में, ठीक है, जिससे कि किसी के माइंड में अनसर्टेनिटी ना रहे। क्योंकि अब सीधा पोस्ट प्रेफरेंस अगर होता है तो सभी एस्पिरेंट्स गलत पोस्ट ना ऑप्ट कर लें, बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। जेएसओ का एनालिसिस नहीं कर पाया हूँ मैं अभी, ठीक है। अगर कर पाया तो उसके लिए एक वीडियो लाऊंगा अलग से। अगर नहीं हो पाया पॉसिबल, मुझे लगा कि नहीं मैं कुछ एग्जैक्टली से सेफ स्कोर नहीं बता पा रहा, तो मे बी देयर वोंट बी एनी वीडियो फॉर जेएसओ। अभी आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।